नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है, कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके। चाहे जेम के साथ जोड़ने की बाकी बातें भी पहले हुई हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये अमेंडमेंट बिल लाने का है। इसको मैं इसके बाद थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा, कैसे चुनावी सुधार होगा, कैसे बोर्ड की कंपोजिशन होगी, SC ST से लेके महिलाओं का उस पर उनको नॉमिनेशन होगा उसके ऊपर, और निगरानी के साथ साथ वहाँ पर धन की व्यवस्था भी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ उदाहरण ऐसे भी आते थे जहाँ पे कुप्रबंधन रिपोर्ट होता था या चुनाव नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वहाँ पर बैठे रहते थे। तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए, उसका एक ये लाभ मिलेगा। गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय होगी। और MCS एक्ट 2002 में कतिपय संशोधन करने के साथ साथ इसमें जो विशेष सुधार होगा वो चुनावों में होगा। तो MCS के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट्स और SC ST के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बोर्ड बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। जहां गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करता हूं, तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लिक्विडिटी, एक्सपोजर आदि संबंधित फाइनेंशियल नॉर्म्स निर्धारित किए जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक डिपॉजिट वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी तथा 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट अब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पैनल से लिए गए ऑडिटर के द्वारा ही किया जाएगा। एक बड़ा कदम है ज़्यादा पारदर्शिता और ऑडिट को भी सुनिश्चित करने के लिए। और MCS MSCS के मेंबर्स की ग्रीवियांस को एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव्स ओम्बुड्समैन अपॉइंट किया जाएगा। इन जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन्हीं में ही ये कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाएगा। मेंबर्स को समय पर आवश्यक इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। सहकारिता के क्षेत्र में धन की व्यवस्था के लिए पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट कमाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपने नेट प्रॉफिट का 1% या 1 करोड़ रुपये जो भी कम हो, एक रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड में योगदान देना होगा, जिसका उपयोग जो सिख MSCS हैं
के रिवाइवल के लिए किया जाएगा। जहां तक निगरानी व्यवस्था में सुदृढ़ करने की बात हो, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से बनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वाइंड अप किया जा सकेगा। जहां धोखाधड़ी अथवा पैसे का गबन हुआ हो या चुनाव संभव ना हो सके हो, वहां केंद्र सरकार बोर्ड को सस्पेंड कर सकेगी। इन सब कदमों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाभ भी मिलेगा। जहां पर आप एप्लीकेशंस हो, यानी कि सुगमता लाने के लिए एप्लीकेशंस, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आदि को ऑनलाइन फाइल करने की व्यवस्था होगी। और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी और इसका डिस्पोजल भी 3 माह में किया जाना अनिवार्य होगा। ये भी निर्णय लिया गया है कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनमें केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग को सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कार्य में संलग्न है, उनकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसा भी सुरक्षित होगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने के बाद जो बाकी लाभ बाकी बैंकों को मिलते हैं इनको भी मिल पाएंगे। सो इन संशोधनों से नागरिकों द्वारा सुगमता से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा सकेगा और जो बाकी लाभ भी उनमें पारदर्शिता भी आएगी। सर, आपने जो बताया वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर डिसीजन लिया गया है, लेकिन जो अनियमितता, जो अपारदर्शिता की बात है वो सिर्फ मल्टी स्टेट नहीं, जो स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन पर भी होता है। लेकिन स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कानून बनाने का अधिकार जहाँ तक मैं समझ पाऊँ राज्यों को होता है, तो उसमें इस अनियमितता को कैसे दूर करेंगे? देखिए, जहां एक और तो सेंट्रल पैनल से ऑडिटर लेने की बात कही गई, उससे भी फर्क पड़ेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आपने ठीक कहा, ये केंद्र द्वारा यहाँ से होता है और जो राज्य का है, बहुत सारे राज्यों में भी अपने स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं, उसके अंतर्गत भी लाखों सोसाइटीज देश भर में रजिस्टर्ड होंगी। तो एक मॉडल एक्ट उस दिशा में भी बने ताकि हर राज्य में उसी दिशा में काम करें, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल भारत में है। हमने देखा महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में है और इसी के कारण के चलते प्रधानमंत्री जी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनाई थी और इसकी जिम्मेदारी भी आदरणीय गृह मंत्री जी के पास जो एक और डिपार्टमेंट है वो कोऑपरेटिव मंत्रालय का है, तो उस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे मैंने पहले कहा था कि जेम के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जोड़ा गया, वो भी एक बड़ा कदम था। इसी तरह से जो संशोधन मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लाया गया है, इसके इलेक्शन से लेके, प्रबंधन से लेके, ऑडिट से लेके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तक, ये सारे पहलुओं पर ध्यान रखा गया है ताकि इससे जुड़े हुए इसके मेंबर जो हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी भी ना हो सके, परिजनों को कोई फालतू का लाभ भी ना मिले जिसके कारण इसके बैंकिंग का भी नुकसान हो, इसके डिपॉजिटर्स का भी नुकसान हो, इसकी इफेक्टिवनेस आए, उस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। सीईओ की नियुक्ति से लेकर उम्र भी 21 साल से 70 साल की गई, 70 साल से ज़्यादा वाला नहीं होगा, ये भी उसमें प्रावधान किया है। अगर 70 साल से ज़्यादा का सीईओ रखना है तो 3/4 का रेजोल्यूशन पास होगा तभी हो पाएगा। तो सारे वो कदम है जो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है और जवाबदेही तय करने की बात करता है। और ये एक ऐसा मॉडल होगा जिसे मुझे लगता है बाकी देश भर के राज्य भी भविष्य में इस दिशा में चलेंगे, क्योंकि हर राज्य की सरकार को अपने वहां के नागरिकों का, उनको भी उतना ही ध्यान है और ये समय की मांग थी, इसलिए इसमें बदलाव किया गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पारदर्शिता है, जवाबदेही तय हो, प्रबंधन में सुधार हो, ऑडिटर भी सेंट्रल पैनल का हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू हो, 21 साल से 70 साल की आयु वाला सीईओ इसमें नियुक्त हो, टर्म अवधि को भी तय किया गया है 3 साल तक के लिए, ताकि उसको भी इसमें सुधार किया जा सकते। मैं आपको सारे इसके विषय बता सकता हूं, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो कुप्रबंधन अगर कहीं पर था, धोखाधड़ी के मामले थे या लंबे समय तक लोग बैठे रहते थे, सीईओ नहीं था या सेंट्रल ऑडिटर नहीं था, उन सभी कमियों को दूर करके
आज उस सबको इसका हिस्सा बनाया गया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।